हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स के लास्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिटेक्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सिलरेटर्स करते हैं। तो एक्सिलरेटर्स में हम साइक्लोट्रॉन करेंगे, और ये जो टॉपिक है ये बीएससी फर्स्ट ईयर में ये वाला टॉपिक आपका छूट गया था, साइक्लोट्रॉन। वो आपको आज करवाया जा रहा है। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर शायद थर्ड की लास्ट यूनिट का टॉपिक होगा, साइक्लोट्रॉन। और ये न्यूक्लियर फिजिक्स में पेपर की लास्ट यूनिट का टॉपिक चल रहा है। और इस यूनिट में जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस यूनिट में आपके लिए एक टॉपिक और है, लीनियर एक्सेलरेटर। वो इस कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, लीनियर एक्सेलरेटर को। और फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर का आज कंबाइंड लेक्चर चल रहा है, दैट इज साइक्लोट्रॉन करवा रही हूँ मैं आपको। ये एक्सेलरेटर होते हैं, यानी कि त्वरक होते हैं या त्वरित्र बोलते हैं इनको। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है एक्सेलरेटिंग डिवाइसेस की? इसका रीज़न ये होता है कि कई सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं या कई सारी ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस बोल सकते हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ न्यूक्लियर हो, बहुत सारी रिएक्शन अलग अलग टाइप की भी हो सकती है। तो और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए हमें बॉम्बार्डिंग करवानी पड़ती है किनकी? चार्ज पार्टिकल्स की। वो भी कैसे? एक्सिलरेटेड या हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स की। तो जब हमें ऐसी कंडीशन को फुलफिल करना होता है, जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था? एक थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का क्या करवाया था? बॉम्बार्डिंग करवाई गई थी। तो मतलब अब जब हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवानी है या किसी पार्टिकल को किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर या रिएक्टर्स के अंदर यूज करना है, जब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो पार्टिकल्स की, तो उन पार्टिकल्स की हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स जनरेट कहाँ से किए जाए? ऐसा करने के लिए हमें एक्सिलरेटर की जरूरत पड़ी। जैसे डिटेक्टर्स डिवाइस थे, वो क्या करते थे? चार्ज पार्टिकल की एनर्जी डिटेक्टर्स क्या करते थे? चार्ज पार्टिकल की एनर्जी, मोमेंटम, उनकी चार्ज कैसे है, उनके ऊपर नेचर, यानी कि अब ये सब चीजें तो कौन फाइंड आउट करते थे? डिटेक्टर्स। वहां पे हम क्या करते थे? ऑलरेडी हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवाते थे। तो अब एक्सिलरेटर्स का काम क्या है, या एक्सिलरेटिंग डिवाइसेस का काम क्या है, या त्वरित्रों का काम ये है कि वो हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स हमें प्रोवाइड करवाना, जिनकी हमें बॉम्बार्डिंग करनी है, या जिनको हमें किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करना है, या जिनको हमें किसी डिटेक्टर में यूज करना है, या जिनको हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन या किसी अदर रिएक्शन में यूज करना है। तो उन हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाने के लिए हमें जिन डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है उनको बोला जाता है त्वरित्र, यानी कि एक्सिलरेटर। नाम से स्पष्ट है, एक्सिलरेशन से बना ये एक्सिलरेटर। है ना? एक्सिलरेटर किससे बना? ये जो डिवाइस का नाम है ये किससे बना? एक्सिलरेशन से। एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है? त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है? v/t, है ना? a की वैल्यू क्या होती है? वोल्ट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि एक्सिलरेशन बढ़ना यानी कि वेलोसिटी बढ़ना। और वही हमारा काम है। एक्सिलरेटर का काम क्या है? त्वरित करना, मतलब किसी की गति को त्वरण देना। त्वरण देना मतलब उसके वेग को बढ़ाना। तो ये एक्सिलरेटर का काम है। तो साइक्लोट्रॉन आज हम दोनों क्लासेस के लिए कंबाइंड करने हैं। तो अभी अपने साइक्लोट्रॉन ही शुरू करते हैं, ठीक है? डिटेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं जितने आपके सिलेबस में आने थे। अब हम साइक्लोट्रॉन करते हैं। और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स, लीनियर एक्सिलरेटर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से देखिए। और फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स साइक्लोट्रॉन करेंगे आज, ठीक है? वैसे तो आप सबने पढ़ रखा है साइक्लोट्रॉन। आई थिंक 12th या 11th क्लास में साइक्लोट्रॉन टॉपिक आता है, तो इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है साइक्लोट्रॉन भी एक एक्सिलरेटिंग डिवाइस है, यानी कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। देखो एक्सिलरेटर आया कैसे, कोई भी त्वरण आया कैसे? हमें पता है किसी पार्टिकल की, किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ानी है, तो हमारे पास दो तरीके के फील्ड होते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, है ना? अब हमें किसी की अगर वेलोसिटी बढ़ानी है, एक्सिलरेट करना है, तो हमें पता है चार्ज पार्टिकल को किस में फेंक दो? इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दो। जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक
करता है, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ एक्सिलरेट होता है। कैसे एक्सिलरेट होता है, क्योंकि हमें पता है उस टाइम फोर्स कैसा लगता है, Q इंटू ई। अगर F Q इंटू ई लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स लग रहा है Q इंटू ई। ये E किसके कारण है, E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बता रहा है ना, E इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। मतलब अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज Q है उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा। फिर मुझे एक न्यूटन के लॉ से पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma, है ना। तो यहाँ से एक्सिलरेशन क्या होगा, F अपॉन m। मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में फेंक दिया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स के कारण उसके पास एक एक्सिलरेशन होगा, और वो एक्सिलरेशन कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। आपको इतनी चीजें पता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल की एक्सिलरेट करना है, उसको त्वरित करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, किसी एक्सिलरेटिंग फोर्स के अंदर फेंकेंगे, यानी कि उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक देंगे। अब देखो जैसे हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन शुरू करने से पहले एक बेसिक चीजें आपको याद दिला रही हूँ, रिमाइंड आप करवा रही हूँ कि जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर सारा चार्ज पॉजिटिव है, इस प्लेट के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। यानी कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एनोड टू कैथोड, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मैं मान लेती हूँ कि कोई r लेंथ है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो मुझे पता है इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, v बाय r, जितनी वोल्टेज अप्लाई की है डिवाइडेड बाय r डिस्टेंस। अब यहाँ पे का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल यहाँ पे पड़ा था और इसको किसके अंदर रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करके रखा गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जनरेट होगा, प्लस टू माइनस। तो मतलब क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस प्लेट की ओर एक्सिलरेट होगा, है ना। और कैसे एक्सिलरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ज्यादा या कम, कम। क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल का आपस में रिलेशनशिप है दोनों का, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो देखो मैं ये चीज इसलिए आपको बता रही हूँ कि साइक्लोट्रॉन की डीज के बीच कैसे सोचा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए, कैसे सोचा गया कि साइक्लोट्रॉन में जो दो डीज ली गई हैं उनके बीच का स्पेस को कितना रखा जाए, उसके लिए आपको ये बता रही हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पेपर में नहीं लिखना आपको ये चीजें, लेकिन आपको अपनी एक बेसिक या जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि डीज के अंदर गैप किस हिसाब से रखा गया, क्यों कम रखा, क्यों ज्यादा रखा, या कितना गैप रखा और क्यों रखा, ठीक है। ये मैं इसको स्टार्ट करवाने के लिए आपको थोड़ा सा बताया। तो देखो अब क्या देखा गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ी। मान लो मुझे न्यूटन इक्वेशन पता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है ना, और मुझे यहाँ से a की वैल्यू पता है, F अपॉन m आएगा, जितना फोर्स एक्ट करेगा उतना ही इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। मैंने मान लिया जब पार्टिकल इस प्लेट पे पड़ा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। मतलब उसकी वेलोसिटी अब कितनी होगी, a इंटू टी, यानी वेलोसिटी कितनी होगी, F t अपॉन m, है ना। यानी कि इसने क्या बताया, न्यूटन की इस लॉ ने क्या बताया, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इस जगह पे रखा, जब उसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली, 0, उसको रखा कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A टू C, है ना, एनोड टू कैथोड। अब उसे जैसे ही मैंने किसी V वोल्टेज सप्लाई वाली बैटरी से इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है E कितना होता है, V बाय R के इक्वल आता है, और R क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। तो हमने क्या देखा, इस चीज ने क्या चीज बताई हमें, या न्यूटन की इक्वेशन और इस वोल्टेज सोर्स ने हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट की, कि जब चार्ज पार्टिकल को इस जगह पे रखा उसकी इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, लेकिन जैसे ही उसको यहाँ पे रखा वोल्टेज सोर्स सप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसको क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ लाके खड़ा कर दिया। और उस कंडीशन में ये देखा गया कि वेलोसिटी 0 के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, ft अपॉन m पहुंची। तो फिर एक चीज और सोची गई, ये डीज के बीच में गैप के लिए आप ये मत सोचो कि पता नहीं क्या पढ़ाने लगी, मैं साइक्लोट्रॉन भी पढ़ाऊंगी, चिंता मत करना, हम साइक्लोट्रॉन भी करेंगे। ये देखा गया कि E किस पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है।
वेलोसिटी उसकी बढ़ी। यहाँ पे एक चीज मैंने ये दिखाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वेलोसिटी कैसे बढ़ती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं आपकी समझ के लिए है कि यहाँ आपको समझना है। अब मैंने क्या किया, इन्हीं दो प्लेट्स के बीच की मैंने वेलोसिटी को डिस्टेंस को क्या कर दिया, किसी r1 पे ले ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा, यहाँ पे सेम प्लस चार्ज और इस पे सेम माइनस चार्ज, कोई वोल्टेज V अप्लाई किया तो मुझे पता अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, V/r1 जितनी डिस्टेंस है यहाँ पे। और एक चीज मुझे ये दिख रही है r1 इज ग्रेटर देन दिस r, दिख रही है, खुद हम देख सकते हैं। तो मुझे पता चला कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं E1 ले लूँ तो मुझे यहाँ से ये दिख रहा है E इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कोई छोटी संख्या आएगी, छोटी डिजिट आएगी तो डिवाइड लगाने पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इसकी कंपैरिजन में कुछ बड़ी आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से देखा गया कि दो डीज के बीच की डिस्टेंस को अगर हम कम रखें या ज्यादा रखें कि वेलोसिटी बढ़ेगी, कम रखेंगे तभी बढ़ेगी ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ी तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ी, घट गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ही घट गई तो मेन काम क्या है, F इज इक्वल्स टू QE। ये तो अगर पहले R डिस्टेंस के लिए था, अब R1 डिस्टेंस के लिए मैंने मान लिया फोर्स कितना आएगा, F1 इज इक्वल्स टू QE1 और E इज ग्रेटर देन E1। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है, F इज ग्रेटर देन F1 हो गया। अगर F is greater than F1 then I know that F is equals to MA, it means A is greater than A1। तो यहाँ से देखा गया कि दो डीज के बीच की डिस्टेंस को अगर हम कम रखेंगे तो हमारे पास ज्यादा एक्सीलरेशन आएगा, बजाय कि दो डीज के बीच की डिस्टेंस को हम ज्यादा रखें। देखो मैं ये चीज यहाँ से इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे पता आप साइक्लोट्रॉन 11th क्लास में सब पढ़ चुके हो और फाइनल ईयर की 12th क्लास में आप पढ़ चुके हो। और अगर फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स की बात करें तो वो तो साइक्लोट्रॉन को 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार फर्स्ट ईयर में, एक बार फाइनल ईयर में। इसलिए मैं आपको डीज के बीच की गैप को बता रही हूँ। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें नहीं पता होनी चाहिए थी, या पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैंने आपको गैप समझाया। अब देखो फिर कैसे सोचा गया कि डीज किस तरीके खेले, उसको सोचने के लिए देखो पता है क्या किया गया कि ये देखा गया, मैं उसको इसी स्लाइड पे करता हूँ, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ। देखो ऐसे देखा गया कि एक चीज तो यहाँ से हमें ये पता चल गई कि साइक्लोट्रॉन के डीज जो रखने हैं उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी रखनी है, कम रखनी है। क्यों कम रखी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो एक्सीलरेशन ज्यादा। और एक्सीलरेटिंग डिवाइसेस या एक्सीलरेटर्स का काम ही यही है कि हमें किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाना है, उसको त्वरित करना है ताकि उसकी बॉम्बार्डिंग करवाई जा सके या उसे किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस पे यूज किया जा सके। तो यहाँ से क्या देखा गया कि डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया कि डीज के बीच की डिस्टेंस क्यों कम होती है। अब देखो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, या मैं पहले आपको साइक्लोट्रॉन के स्ट्रक्चर देखते हैं, साइक्लोट्रॉन के स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको क्या चीज अभी बता रही थी। साइक्लोट्रॉन में आप सबको पता है 2 डीज होते हैं, दोनों डीज कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, किसी कंडक्टिव मटेरियल के बने होते हैं। इन दोनों डीज के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है और इस डीज की जो डिस्टेंस होती है उसके सेंटर में हम क्या रख देते हैं, सोर्स रख देते हैं। कौन सा सोर्स, आयन सोर्स रख देते हैं। और इन डीज को क्या करते हैं हम किसी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी से जोड़ दिया जाता है ताकि जब भी डीज से पार्टिकल पहली डीज से दूसरी डीज में आए तो उस टाइम हर बार पोलैरिटी कुछ इस तरीके की होगी, उनको अट्रैक्शन मिले। ये चीजें आपको पता है, मैं बाकी इसकी वर्किंग भी समझाऊंगी तो वहां पे आएगा। और इन दोनों डीज को क्या किया जाता है, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया। जैसे यहाँ पे ऐसे होता है, ये एक तरीके से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे दोनों डीज, यहाँ पे दूसरी मैग्नेट। जैसे कि N2S हो तो फील्ड लाइन कैसे होगी, इस तरीके से चलेगी, है ना। इसी तरीके से अगर इसको ऊपर से देखा जाए ना तो ये इस तरीके से होता है, जैसे कि पहले एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए चुंबक, फिर एक डी, फिर एक चुंबक, इस तरीके से लगाया जाता है। और इन दोनों जो डीज होती हैं उन दोनों को किसी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी लेने का काम क्या होता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स इसलिए लिया जाता है ताकि जब पहली डी से दूसरी डी में आए चार्ज पार्टिकल या बाहर निकले उस टाइम इसकी पोलैरिटी चेंज हो। कैसे, मैं इसकी वर्किंग समझाती हूँ। आपको स्ट्रक्चर पता है कि 2 खोखले डी लिए जाते हैं, ये डी आकार की धातुएं ली जाती है, इनको डीज बोला जाता है। और
ये किसी कॉपर मटेरियल की बनी होती है। दोनों डीज को किसी गैप पे रखा जाता है और उस गैप के अंदर आयन सोर्स रखा जाता है। इन दोनों डीज को इस तरीके से रखा जाता है कि उनको इनकी वेलोसिटी जो है ना चार्ज पार्टिकल की डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आई। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, बाकी आपको अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो, और यहाँ पे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स, उसका काम ये होता है कि पोलैरिटी को बदलते रहना, जैसे साइन वेव की तरह होती है। एक बार पोलैरिटी पॉजिटिव हुई फिर नेगेटिव हुई। देखो कैसे मैं डीज की वर्किंग समझा रही हूँ साइक्लोट्रॉन की। अगर आप ऊपर से देखो तो साइक्लोट्रॉन इस तरीके से होता है, एक चुंबक दूसरी चुंबक बीच में रखी डीज, और इन डीज को क्या किया आगे, इन डीज को क्या किया गया, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स से जोड़ा गया। इस तरीके से जोड़ा जाता है कि चार्ज की जो वेलोसिटी है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के कैसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये डीज रखी गई है, देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है। इन डीज की वर्किंग कैसे होती है, मैं ये चीजें भी एक बार चलो देखो कैसे होता है। यहाँ पे आयन सोर्स रखा गया, डीज ये जो साइक्लोट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सेलरेट कर पाता है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर पाता। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगी एंड में, जब हम एंड में इसका डेरिवेशन करेंगे तो अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं करता। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई मान लिया मेरे को अल्फा पार्टिकल को क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। एक्सेलरेट को मैं ACC लिख रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो मुझे अल्फा पार्टिकल पता है कि वो हीलियम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे देखो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स का काम क्या और डीज के अंदर इनकी वर्किंग कैसे होती है। देखो ऐसे रखा जाता है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो जियोमेट्री हमें बताती है, इलेक्ट्रोस्टैट से हमें पता है अगर कोई होलो बॉडी है तो वो क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अंदर किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, जीरो होता है। तो डीज भी इस तरीके से ली जाती है कि डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, जीरो। ये चीज आपको पता है, आप 11th 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैट में आप कर चुके हो ये चीजें। ये क्या होती है वापस से बताती हूँ, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डीज इज जीरो। क्यों डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हो। तो ठीक है, डीज इसके अंदर होता क्या, साइक्लोट्रॉन में दो डीज ली जाती है, धातु की डीज होती है, इनको किसी गैप पर रख दिया जाता है, इनको ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। और इनको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन डीज को इस प्रकार रखा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ना ये। तो मैंने क्या किया, एक सोर्स से क्या मान लो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है। और ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स किस तरीके से काम करती है कि फर्स्ट हाफ सर्कल में अगर ये डी पॉजिटिव पोलैरिटी पे है और ये नेगेटिव पे है, तो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या करती है, अगले हाफ साइकिल में इसको उल्टा कर देती है, यानी ये नेगेटिव हो जाएगी ये प्लस हो जाएगी, फिर से यही, फिर ये प्लस फिर ये माइनस, तो ये काम चलता रहता है। अब देखो मान लो कि मेरे पास मुझे किसको अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, यानी किसी पॉजिटिव पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सोर्स रखा जहाँ से अल्फा कण क्या है, बाहर निकल रहे हैं। तो अल्फा कण बाहर निकल रहे, तो मैंने मान लिया कि इस केस में इस डी पे नेगेटिव साइन और इस डी पे की पोलैरिटी पॉजिटिव थी। तो जैसे ही अल्फा कण बाहर निकलेगा तो मुझे पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जनरेट इसके अंदर, और फील्ड लाइंस कैसी हैं, देखो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे एक मैग्नेट एस और दूसरा मान लो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, डीज पड़ी होती है, और इन डीज को क्या किया जाता है, किसी भी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। इसी तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है इस डायरेक्शन में N2S और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है NO2 कैथोड की तरफ जाते हैं। तो ठीक है, जैसे डीज के अंदर सोर्स में से क्या निकला, कोई अल्फा पार्टिकल निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, सपोज करो पहली डी जो है वो D1 है और दूसरी डी क्या है, D2 है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल निकला, जो D1 है उसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव, और जो D2 है उसकी पोलैरिटी अपने आप ही पॉजिटिव पोलैरिटी पे होगा। तो ऐसा है, तो चार्ज पार्टिकल कैसा था, पॉजिटिव, मतलब वो क्या करेगा, इस डी के अंदर एंटर करेगा और इस डी की तरफ एक्सिलरेट होगा। क्यों एक्सिलरेट होगा, ये चीजें मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, F = Q × E, है ना।
तो वहां से क्या होगा, एक्सिलरेट होगा, जहां से ए की वैल्यू क्या आती है F/m के इक्वल आती है। चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट हुआ और आपको मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सर्कुलर मोशन देता है, किसको, चार्ज पार्टिकल को। और अगर ये चीज आपको नहीं पता ना, तो ये फर्स्ट ईयर में आप सबने किया हुआ और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने तो रिसेंटली किया हुआ है, बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन डिफरेंट फील्ड्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स में भी आप इसकी हेलिकल मोशन देख चुके हो। तो आप वो चीज वापस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ में क्यों घुमाता है। तो यहाँ से देखोगे कि लास्ट में इक्वेशन ही सर्कल की आई थी, है ना। तो सोर्स से क्या हुआ, कोई अल्फा पार्टिकल निकला और वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डी की तरफ एक्सिलरेट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव पोलैरिटी पे है। तो ठीक है, जैसे इसके अंदर एक्सिलरेट होगा तो डी के अंदर एंटर करेगा। डी के अंदर एंटर करेगा, डी के अंदर मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, यानी कि इसके अंदर काम क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देगा, गोल गोल वृत्ताकार पथों पे घुमाएगा। और जैसे ही वृत्ताकार पथ से घुमाया, इसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद ये डी से इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो अल्फा पार्टिकल क्या है D1 से बाहर निकला। जैसे ही D1 से बाहर निकला तो ऑसिलेटिंग जो पोटेंशियल सोर्स होता है या रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स होता है, उसका काम ही होता है कि जैसे ही डी से बाहर निकले इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए। जो D1 थी वो इसको रिपल करना शुरू कर दे, और जो D2 थी उसकी तरफ ये चार्ज पार्टिकल यानी अल्फा कण एक्सिलरेट होगा। तो जैसे अल्फा कण एक्सिलरेट होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या मिलेगा, एक्सिलरेशन मिलेगा। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों सेम हो तभी क्या मिलेगा, हमें एक्सिलरेशन मिलेगा। ये चीजें तो आपको बेसिक पता है ना। और यहाँ से देखो, जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर निकला उसको एक्सिलरेशन मिला, वो D2 की तरफ एक्सिलरेट हुआ। और इलेक्ट्रिक जो भी पार्टिकल होता है उसकी जितनी भी वेलोसिटी बढ़ती है वो इसी गैप के अंदर बढ़ेगी, 2 Ds के अंदर। क्योंकि अंदर तो किसी को अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाना है या उसको एक्सिलरेट करना है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाया, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लगाया, पर इसकी ये चीज समझो, ठीक है। तो ये डी से बाहर निकला तो चार्ज पार्टिकल हुआ एक्सिलरेट, फिर डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ओनली काम किया, इसको वृत्ताकार पथ पे घुमाएगा। फिर जैसे ही डी से बाहर निकला पोलैरिटी फिर से चेंज, ये डी इज अब नेगेटिव की तरह काम करेगी, ये डी पे पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स है, यानी पोलैरिटी को क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो इस रीजन के अंदर अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, यानी हमें क्या मिलेगा, एक्सिलरेशन मिलेगा, यानी कि त्वरण मिलेगा। तो इस गैप के अंदर इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, वेलोसिटी फिर से बढ़ी तो फिर से इस अंदर जाएगा तो सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। इस तरीके का पाथ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब डीज के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम कि डीज के अंदर मैं आपको ये चीज भी बताऊंगी कि वेलोसिटी मैं जैसे जैसे बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे मैं इस सर्कुलर पाथ की रेडियस भी बढ़ा रही हूँ। आप देख सकते हो ये चीज, पहली बार डी के अंदर गया तो रेडियस जितनी भी थी, अगली बार डी के अंदर जाने से रेडियस फिर से बढ़ी, उसकी अगली बार जाने पे फिर से बढ़ी। तो हर बार डी के अंदर रेडियस बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती है ये चीज आपको दिखाऊंगी मैं फॉर्मूलाज के थ्रू प्रूफ करके, तो आपको पता चलेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल अब इसकी वर्किंग करें, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी हो जाए कि वो क्या करे, इस डीज की रेडियस के जितनी सर्कुलर पाथ के अंदर आ जाए, तब क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और यहाँ पे विंडो से क्या करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं और एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल मिलता है। उसको जिस भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमें यूज करना होता है, हम वहां पे उसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें तो आपको इसकी वर्किंग समझ है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता है कैसे आया था, ये चीज आपको पेपर में नहीं लिखनी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी 2 आपको प्लेट्स वाला दिखाया था, एक यहाँ पे मैंने प्लस प्लेट लगाई, प्लेट पे चार्ज प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मुझे पता है E = V/r से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, F = QE। फोर्स बढ़ा यानी एक्सिलरेशन भी बढ़ेगा, और काम हमारा यही था। तो मतलब क्या हुआ, डी से आया यहाँ पे, तो अब पता है क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सिलरेट करके छोड़ दिया, वो भी कितनी बार, एक बार एक्सिलरेट किया। तो इतने मिनिमल से एक्सिलरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ खास, इसीलिए ये चीज सोची गई कि इसके अंदर कुछ ऐसा फोर्स एक्ट करे इस पूरे साइक्लोट्रॉन के अंदर कि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से आए ना, कोई फोर्स उसको घुमा के वापस इधर पहुंचा दे उसकी इनिशियल स्टेट पे। और हमें पता है कि अगर
अगर वापस वो अपनी इनिशियल स्टेट पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो वापस इसको ये इधर लेके जाएगा। और फिर देखा गया कि फिर से अगर इसको घुमा के इधर ले आए तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, फिर से एक्सिलरेट होगा। और अगर ये टाइम जैसे यहाँ पे लेके आए अपने, जब जैसे वापस से देखते हैं इसको, जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे था तब उसकी वेलोसिटी अगर 0 है और यहाँ पे लेके आने पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, यानी कि v वेलोसिटी पे आके वो रुक गया। अगर अब ये काम कर लिया जाए कि कोई ऐसी चीज आ जाए जो इसको घुमा के इसकी इनिशियल स्टेट पे ले, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आने में मतलब जो v थी वही होगी इसकी वेलोसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फिर से खींचेगा, पार्टिकल है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, मतलब इस बार उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2v। फिर से कोई ऐसा फोर्स काम करे जो उसको इसकी इनिशियल पोजीशन पे ले, यानी 2v वेलोसिटी को यहाँ पे इस प्लेट पे ले, तो जब ये वापस अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्शन फील करेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, आएगी 3v। फिर 3v वाला पार्टिकल को घुमा के इधर लेके आओ तो यहाँ पे आ जाए 4v। मतलब ऐसा करते करते जाए, जब हम थाउजेंड्स टाइम या उससे भी ज्यादा टाइम करें तो मतलब हमें फिनोमिनल वेलोसिटी मिली, इतनी ज्यादा वेलोसिटी मिली कि एक अच्छी खासी एक्सिलरेटिंग वेलोसिटी या अच्छी खासा एक्सिलरेशन मिल गया चार्ज पार्टिकल्स को। इसीलिए सोचा गया कि हमें पता था कि मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है कि वो सर्कुलर पाथ पे लेके जाता है। अगर वो सर्कुलर पाथ पे लेके जाएगा तो मुझे पता है कि अगर सर्कुलर पाथ पे लेके गया तो वो पार्टिकल को वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे लाके छोड़ देगा, और जब वो इनिशियल स्टेट पे लाके छोड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगा, उसको एक्सिलरेट करेगा और उसकी हर बार वेलोसिटी बढ़ेगी। इसीलिए साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि वो क्या करता है, एक्सिलरेट करता है। हर बार डीज के इस गैप के अंदर वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर गैप के अंदर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हर बार बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है तो वो जो रेडियस को यूज कर रहा है, कवर कर रहा है, वो रेडियस भी हर बार बढ़ेगी। तो मुझे अब एक चीज पता चली कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रहा है। वो फोर्स मुझे पता कितना होता है, F इज टू क्यू V क्रॉस V, यही होता है। अब मैं हर बार आपको ये चीज बता रही हूँ कि साइक्लोट्रॉन के अंदर रखा ही इस तरीके से जाता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट ये, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, यहाँ पे एक डी, यहाँ पे एक डी, मतलब जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से, और चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी कहाँ पे ले रहा है, इधर, यानी कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, क्योंकि ये तरीके से इसकी वेलोसिटी हो रही है, चाहे इधर जाए चाहे इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो मुझे पता है F इज इक्वल्स टू, क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो F की वैल्यू क्या आएगी, Q V P साइन ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट से, बिकॉज V इज परपेंडिकुलर टू P, अगर V P के परपेंडिकुलर तो F की वैल्यू क्या आएगी, Q V B। इसको आप इक्वेशन नंबर दे लेना 1, इसको दे लेना 2। देखो मैं डेरिवेशन करवा रही हूँ, मैंने आपको जितना बेसिक आपको मेरे को बताना था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से लिए मैंने वो बताए। फिर डीज के बारे में हमने जल्दी जल्दी देख लिया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और इसकी वर्किंग भी हमने पढ़ी है कि किस तरीके से ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स अपनी फ्रीक्वेंसी या पोलैरिटी को डीज पे चेंज करता है कि वो हर बार चार्ज पार्टिकल इस गैप में आने के बाद अपने रिस्पेक्टिव डीज की तरफ एक्सिलरेट हो, मतलब यहाँ से अगर निकला तो ये डीज को एक्सिलरेट करनी चाहिए, इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। पोलैरिटी इस तरीके से रखी जाती है कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकला तो ये वाली जो डी होगी ये प्लस के काम करने ले जाएगी और ये माइनस के, मतलब चार्ज पार्टिकल वापस इस डी के अंदर एंटर ना करे और हर बार अपनी अपोजिट डी में एंटर करके अपनी वेलोसिटी को बढ़ा ले और अंदर सर्कुलर पाथ से वापस उसको इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे लाके खड़ा कर दे। ये चीज मैंने आपको बताई है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आया, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी के इक्वल आया। मुझे पता है कि सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या काम कर रहा है, वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा है। अगर वो वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का ही काम ये होता है ना कि वो क्या करता है, किसी को सर्कुलर मोशन देता है। तो मतलब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं इसको हिंदी में। तो अभिकेंद्रीय बल कितना होता है, अगर चार्ज पार्टिकल का मास m हो तो अभिकेंद्रीय बल कितना होगा, m
v स्क्वायर अपॉन r। ये r क्या चीज है? रेडियस, जो d के अंदर क्या है, ट्रेवल होती जा रही है हर बार चार्ज पार्टिकल से। तो देखो अपनों ने आगे क्या करना है, तो ये इसको दे लो इक्वेशन नंबर 3। मुझे क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको सेंट्रीपिटल वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा है, और विकेंद्रीय बल का काम भी यही होता है, किसी को वृत्ताकार पथ पे घुमाना। मतलब समीकरण 2 और 3 एक दूसरे के इक्वल आएंगे, क्योंकि दोनों ही सर्कुलर मोशन दे रही है किसी चार्ज पार्टिकल को। तो फिर देखो मेरे को फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से पता है, तो F की वैल्यू क्या थी, Q V, V किसके इक्वल आएगी, M V स्क्वायर अपॉन R। R क्या है, रेडियस जो किसी D के अंदर ट्रेवल कर रहा है। जो मैं कैपिटल R लूंगी ना, वो रेडियस होगी डीज की रेडियस, और जो स्मॉल r है वो क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस। मतलब जिस वृत्ताकार पाथ पे वो चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, उसकी रेडियस क्या होगी, उस पाथ की, वो होगी स्मॉल r। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन करना। तो यहाँ से f की v से एक भी कैंसिल, तो यहाँ से क्या है, qb इज इक्वल्स टू m v अपॉन r। तो मतलब मैं यहाँ से दो चीजें निकाल सकती हूँ, एक तो r की वैल्यू और एक v की वैल्यू, मतलब कितनी रेडियस उसने ट्रैवल की और कितनी वेलोसिटी उसकी होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, m v अपॉन q b। q क्या होता है, चार्ज पार्टिकल पे चार्ज, b क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी। तो यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास क्या आएगी, q b r अपॉन m। तो मैं एक चीज आपको मैंने अभी बताई थी कि मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि हर बार गैप के अंदर वेलोसिटी बढ़ती है, तो आपको पता है क्योंकि गैप के अंदर काम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ती है, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको सर्कुलर पाथ दे रहा है। जैसे ही वो यहाँ से बाहर आया तो डीज की पोलैरिटी चेंज, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको क्या मिला, एक्सीलरेशन मिला और अंदर गया। यानी कि वेलोसिटी अगर यहाँ से डी से अंदर जाते टाइम इसकी वेलोसिटी v1 थी, तो अब इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1 होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, r इज प्रोपोर्शनल टू v। मतलब अगर v बढ़ा तो मतलब हर बार सर्कुलर पाथ की रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए मैंने इस तरीके की आपको डायग्राम्स दिखाए हैं। सेम यहाँ पे देखो कि अगर v किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, r के, q भी कांस्टेंट, v मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया वो भी हमें पता होगा, और चार्ज पार्टिकल कौन सा डाला तो उसका मास भी हमें ऑब्वियस से पता होगा। यानी कि यहाँ से भी क्या पता चल रहा है, वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस भी बढ़ेगी। इसीलिए हर बार सर्कुलर पाथ में मैंने रेडियस को इस तरीके से बनाया। अब मुझे पता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो आधे टाइम के बाद क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। कैसे, ये जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स लगाया है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 10 की पावर 6 हर्ट्ज होती है। मतलब एक सेकंड में ये 10 की पावर 6 टाइम्स अपने आप को चेंज करता जाता है। ठीक है, ये चीजें लिखनी नहीं है आपको, मैं बता रही हूँ कि इस तरीके के साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज रखी जाती है, और वोल्टेज ऑलमोस्ट 10 की पावर 4 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पेपर में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है। तो देखो अब मेरे को एक चीज पता है कि अगर इसकी मैं पोलैरिटी की बात करूं, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स की, अगर मैं मान लूं कि टोटल टाइम पीरियड t है, ठीक है, टोटल t टाइम पीरियड के बाद वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी सोर्स। ये इसी तरीके से है ना, एक बार इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव, अगली बार अगले हाफ साइकिल में उसकी पोलैरिटी क्या आ जाती है, नेगेटिव की तरह एक्ट करती है। जैसे ये नेगेटिव और अगले एक हाफ में इसकी पॉजिटिव और अगले हाफ में इसकी पोलैरिटी कितनी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर इसकी पोलैरिटी नेगेटिव हुई तो मुझे पता है टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड जो स्मॉल टी है वो किसके इक्वल आएगा, कैपिटल T/2 के। टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड, यानी कि मैं टाइम पीरियड लिख देती हूँ, और स्मॉल टी क्या है, हाफ टाइम पीरियड, टीपी लिख देती हूँ। ठीक है, मैं हाफ टाइम पीरियड कैसा टाइम पीरियड है, जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस गैप के अंदर आ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आधे टाइम पीरियड के बाद वो गैप में आएगा तभी अगली डी उसको एक्सीलरेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम कैसे होगी, वेलोसिटी तो हमें पता है जिस डी से निकला उसके सामने वाली डी की तरफ जानी चाहिए। अगर मैं पोलैरिटी बदल दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो बदल जाएगी ना। तो टाइम पीरियड कितना होगा, जितने टाइम पीरियड के बाद वो गैप के अंदर आएगा चार्ज पार्टिकल, तो वो स्मॉल टी है, वो किसके इक्वल आएगा, कैपिटल T/2। स्मॉल टी क्या होता है, हाफ टाइम पीरियड, मतलब वो टाइम पीरियड
जब कोई चार्ज पार्टिकल दोनों डीज के बीच के, ये डी पहली डी और ये डी दूसरी डी, इसके गैप के बीच में आ जाए और गैप के अंदर ही वेलोसिटी बढ़ती है, पर गैप के अंदर ही हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उसको स्पाइरल पाथ पे लाकर फिक्स टाइम के बाद बाहर निकालता है इसको यहाँ से, कि हर बार इसको यहाँ से एक्सीलरेशन ही मिले इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। कभी ऐसा ना हो कि रिटार्डेशन काम करना शुरू करे। वो कैसे होता है मैं फोकसिंग में आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप ये देखो तो टाइम पीरियड इतना है, मुझे टाइम पीरियड और ओमेगा के अंदर रिलेशन पता है कि वो ओमेगा पाई अपॉन ओमेगा होता है, ये चीजें आपको पता है। अगर ये पाई अपॉन ओमेगा है तो मेरे पास यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू आ जाएगी, वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होती है ना। तो ये वैल्यू आई और मुझे ओमेगा की वैल्यू पता है, या हम ये छोड़ते हैं, मैं स्मॉल टी की वैल्यू निकालती हूँ। तो देखो मुझे स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ मैं इस चीज को रिमूव करके। ये चीज आपको पता चली होगी, हाफ टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब चार्ज पार्टिकल गैप में आता है और बार एक्सीलरेशन होता है, वो स्मॉल टी से शो किया है। मुझे पता है कैपिटल टाइम पीरियड 2 के आधा ही होगा, अगले आधे सर्कल में उसकी पोलैरिटी चेंज होती है इसीलिए आधा लिया, और ये रिलेशन आपको पता है पाई अपॉन ओमेगा डी से और इसका रिलेशन। तो मुझे पता है यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू क्या आई, t/2 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा। मुझे ओमेगा पता है वो क्या होता है v अपॉन आर, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ। तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या आई, t/2 इज इक्वल्स टू पाई v अपॉन आर। तो यहाँ से ये वैल्यू है, इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर, इनको हम इक्वेशन दे दिए, हम इनको इक्वेशन दे लेते हैं। इसको दे लो इक्वेशन नंबर 4, इसको दे लो इक्वेशन नंबर 5, 4 और 5 दे लो, इसको दे लो इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 v की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल t इज इक्वल्स टू कैपिटल T/2 इज इक्वल्स टू पाई r अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास QBr अपॉन m, यानी कि मैं ये वैल्यू पुट कर दूं QBr अपॉन m, यानी एक r से एक r कैंसिल, तो स्मॉल t इज इक्वल्स टू कैपिटल T/2, इसकी वैल्यू क्या है पाई m अपॉन QB। ये किसकी वैल्यू आई, हाफ टाइम पीरियड की। अगर हाफ टाइम पीरियड की वैल्यू इतनी है तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन QB, यही चीज बनेगा टोटल टाइम पीरियड। अगर टोटल टाइम पीरियड इतना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन पता है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, QB अपॉन 2 पाई m, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन कंडीशन। यहां से ही पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, चार्ज पार्टिकल की और ऑसिलेटिंग सोर्स की, वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं करता तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बाहर नहीं आता जब ऑसिलेटिंग जो हमारा सोर्स है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बदले। तो इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन कंडीशन। पेपर में ये भी बहुत बार पूछी जा सकती है। इस इक्वेशन से हम ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आप ओमेगा की भी निकाल लेना अगर एग्जाम में, उस पर भी डेरिवेशन आते हैं, लेकिन डेरिवेशंस के इतने स्कोप नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखो फिर हमने f निकाल लिया QB अपॉन 2 पाई m, और टाइम पीरियड निकाल लिया, वेलोसिटी भी निकाल ली, रेडियस भी निकाल लिया। तो यहाँ से देखो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से मेरे पास ओमेगा क्या आता है, कैपिटल T 2 पाई अपॉन कैपिटल T आता है, हाँ यही आता है ना 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और T की मेरे पास वैल्यू यहाँ पे पड़ी है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई अपॉन T की वैल्यू रख रही हूँ 2 पाई m इंटू QB। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, QB अपॉन m। और आपको f और ओमेगा में भी वैल्यू पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f होता है। वो रिलेशन भी यहाँ पे आप यूज करके यहाँ से भी आप f की वैल्यू निकाल सकते थे, 1/t को रिवर्स करके भी आप f की वैल्यू निकाल सकते थे। तो यहाँ से निकली हमारी साइक्लोट्रॉन कंडीशन की। साइक्लोट्रॉन की कंडीशन होती है फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है, b की, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है कि साइक्लोट्रॉन की कंडीशन फाइंड आउट करो। और अब देखो मुझे पता है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी किसी, ये साइक्लोट्रॉन, ठीक है, उसकी डीज,
एक यहाँ पे डीज, ठीक है। मुझे पता है मतलब वेलोसिटी बढ़ती तो इसी गैप के अंदर है, क्योंकि इसी गैप के अंदर हमारा काम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डीज के अंदर तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है ना। इस गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ने बढ़ाई हमारी किसकी, वेलोसिटी की वैल्यू। तो अगर वो सोर्स क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मतलब जब के बाद ये घूमना बंद कर देगा, जब उसकी जो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, रेडियस किसके इक्वल आ जाए, डीज की रेडियस के इक्वल आ जाए, है ना। मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, जब रेडियस भी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मुझे वेलोसिटी में एक रिलेशन पता है, वी मैक्स अगर मैं निकालूं, मतलब अगर डीज की रेडियस आर हो तो मुझे इसके अंदर एक रिलेशन पता है, जो मैं अभी इक्वेशन नंबर 5 से फाइंड आउट किया, क्यू बी आर अपॉन एम। तो यहाँ से मैं वो वैल्यू रखती हूँ वी मैक्स की, क्यू, तो वी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्यू पी कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ डी के इक्वल आ जाए अपॉन एम। तो यहाँ से मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना हर बार, यानी कि उसकी एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, वी मैक्स के इक्वल। तो ई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 एम वी मैक्स की वैल्यू रखते हैं क्यू बी कैपिटल आर अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/2 एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यानी एक एम से एक एम कैंसल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल आती है, किसकी वैल्यू, ई मैक्स की वैल्यू, है ना। तो यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल इन काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल की कितनी आती है, इतनी। और चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो यहाँ पे इसको f की टर्म्स में भी लिख सकते हो कि f क्या होता है, क्यू बी अपॉन 2πm। तो वहां से कुछ एनर्जी की वैल्यू आएगी। बाकी इस पार्ट को हम कल कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में शायद फोकसिंग नहीं आती है, अगर आती हो तो आप कर लेना, और अगर आपके सिलेबस में ना हो तो ये फाइनल ईयर वालों को तो पूरा टॉपिक करना है। तो मेरे हिसाब से आपको आज वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं किया हुआ, नॉर्मल मैथ्स लगाई हुई है। फोर्स मुझे पता था ऐसा होता है, तो उसको यूज करके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आता है, तो बाकी जैसे सोल्व होता है उसको उस हिसाब से सोल्व किया, सिंपल कैलकुलेशन। और आप इसको 11th में भी कर चुके हो, 12th में कर चुके होगे शायद। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।